हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि जनरल प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, जनरल मतलब जॉब के लिए, जैसे एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या रेलवे के लिए, या फिर बैंक के लिए। तो उसके लिए उसके लिए ये वीडियो क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, अभी है क्या क्या ना, थोड़े दिन से 2-3 दिन से देख रहे हो कि एक टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब फ्लोट कर रहा है सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में। वो क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो देखो, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, तो उसके बारे में ही आज पूरा लेक्चर हम लोग बात करेंगे। तो देखो, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, मैं उसको एक एक बार मतलब डिस्कस करता हूँ। तो देखो, यूनियन कैबिनेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अप्रूव्ड नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो यूनियन कैबिनेट ने क्या क्या इसको अप्रूव कर दिया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अप्रूव हो चुका है। एनआरए विल कंडक्ट अ कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पीटी फॉर वेरियस जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, जो अभी तक जो पहले जो होता था, जॉब होता था, उसमें क्या होता था, देखे होगे, पीटी कहते हैं, मेंस कहते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट और मेंस होता था। उसके बाद मेडिकल इंटरव्यू, वो बात अलग है। अब देखो, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो बी और सी ग्रुप, ए बी सी डी ग्रुप के जॉब होते हैं, जो बी और सी ग्रुप है उसके लिए क्या होगा, एनआरए क्या कंडक्ट करेगा, कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पीटी कंडक्ट करेगा। जो कि सारे मतलब जिसमें कहाँ रिक्रूटमेंट होगा, जिससे रिक्रूटमेंट हो सकता है कहाँ, एसएससी में, ठीक है, रेलवे में, बैंक में, ये सब में। अब ये जो एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन देंगे, जिसमें एक क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे मान लो, जैसे अभी यूपीएससी बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जैसे एग्जाम, वो जो एक एग्ज़ाम लेती है, और उससे क्या होता है, रैंक बनता है उसमें क्या होता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ईटीसी। ये रैंक के हिसाब से अकॉर्डिंग क्या होता है, कैंडिडेट को वो वैसे वैसे ये सब पोस्ट मिलता रहता है। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या है, वैसे ही जो अपना जो एग्जामिनेशन बॉडी है अभी तक, जैसे जो एसएससी जो है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिससे सीजीएल कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, उसमें जो जॉब होता है यूडीसी का होता है, एलडीसी का होता है। वैसे ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी, जो रेलवे का रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जो रेलवे का रिक्रूटमेंट या वैकेंसी देखता है। आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज, जो कि है ना बैंक का जॉब देखता है। तो देखो, हुआ क्या, जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऐसा देखा, ऑब्जर्व किया कि बहुत दिनों से कि हर ईयर कितना होता है, 1.25 लाख जॉब्स मतलब ऑरिजिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। हर ईयर क्या होता है, 1.2 लाख, मतलब 1.25 लाख के करीब क्या होता है, जॉब ऑरिजिनेट होते हैं या नोटिफिकेशन आता है। उसके लिए 2.5 से 3 करोड़, 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसके लिए हर साल अपीयर होते हैं इंडिया में। तो देखो, होता क्या है जनरली कि अब जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये क्या होता है, जो अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, उनको बहुत सारा डिफरेंट एजेंसी जो होता है, जो एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें अपीयर होना पड़ता है। जैसे एसएससी, ठीक है, बताए, एसएससी, सीजीएल, यूडीसी, एलडीसी ले लो, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस, तो इन सब में उनको क्या होता है, बैठना पड़ता है। तो देखो, एनआरए क्या करेगा, इन सब, ये सब जो बॉडी है, इन सब का जो पीटी होता है उसको वो कंडक्ट कराएगा सारे एग्ज़ाम का। एसएससी जो लेगा सारे, आरआरबी जो लेगा, आईबीपीएस जो लेगा, वैकेंसी करेगा, उसके लिए क्या करेगा, जो एनआरए है वो क्या करेगा, एक सीईटी करेगा प्रोवाइड, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एनआरए क्या कंडक्ट करेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो, होगा इसमें क्या कि जैसे मान लो एसएससी को लेना है, वैकेंसी किया, उसने नोटिफिकेशन निकाला, तो वो क्या करेगा, जो पीटी लेता था वो सीईटी के थ्रू ले लेगा। ठीक है, पीटी नहीं, जो सीईटी होगा उसके थ्रू ले लेगा, आरआरबी भी ले लेगा, आईबीपीएस भी ले लेगा। लेकिन क्या है, ये टेक्निकल के लिए या नॉन टेक्निकल के लिए, ये क्या है, नॉन टेक्निकल के लिए, और ग्रुप बी और सी के लिए, ये याद रखना आपने। और देखो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ये यूपीएससी को कवर नहीं किया, यूपीएससी अलग है, ये इन सब चीज़ के लिए है, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस। ठीक है, इसको देखो और देखते हैं। अब देखो, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर ग्रुप बी एंड सी ओनली, नॉन टेक्निकल पोस्ट। अब देखो, ये जो एनआरए है, वो जो सीईटी लेगा, वो क्या होगा, किसके लिए लेगा, सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी, ए और डी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा क्या, सिर्फ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए।
जैसे मान लो रेलवे में जो होता है जूनियर इंजीनियर या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो वो टेक्निकल पोस्ट हुआ, उसके लिए नहीं है ये एप्लीकेबल। या फिर एसएससी में जो मिलिट्री में इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में होता है या उसमें मेडिकल सर्विसेज कोई भी, तो उसके लिए नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए सिर्फ ये एलिजिबल है, ठीक है, एप्लीकेबल है। दूसरा, द एजेंसी विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस। अब जैसे देखो, अब एनटीए अगर फॉर्म हो गया, वो सीईटी लेने लगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो क्या एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी और आईबीपीएस ख़त्म हो जाएगा? नहीं। देखो होगा क्या, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है, किसके, एसएससी के, आरआरबी के, आईबीपीएस के, वही क्या है एनआरए में भी होंगे। मतलब ये जो तीनों डिपार्टमेंट हैं, इसी के क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे कहाँ पर, एनआरए में, वही उसको फॉर्म करेंगे, ठीक है। द टेस्ट विल कंडक्ट फॉर 3 लेवल्स। अब देखो टेस्ट जो कंडक्ट होगा वो 3 लेवल में होगा। मतलब एक 10th पास आउट वाले के लिए, जिसने मान लो सिर्फ 10th कर रखा है, उसके लिए होगा। एक जो 12th हायर सेकेंडरी जो पास कर रखा है 12th लेवल के लिए, उसके लिए होगा। एक जो ग्रेजुएट कर लिए हैं। अब देखो जनरली सबको पता है, जो अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि ग्रेजुएट वाले 10th वाला भी दे सकते हैं, 12th वाला भी दे सकते हैं, लेकिन 10th वाला 12th वाला नहीं दे सकते हैं। 12th वाला भी दे सकता है, 10th भी दे सकता है। और ग्रेजुएशन वाले में क्या होता है, जैसे एसएससी में सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो अच्छे ऑफिसर्स बनते हैं वो ग्रेजुएट लेवल वाले ही बन पाते हैं। 1 टाइम इन ईयर। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ओनली ईयर में एक बार होगा। मतलब एक साल में एक बार ये कंडक्ट करेगा, एनआरए जो कंडक्ट करेगा सीईटी, वो साल में एक बार करेगा कंडक्ट। सीईटी विल बी कंसिडर ओनली फॉर पीटी। अब देखो सीईटी जो लेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सिर्फ वो क्या है, वो ओनली पीटी के लिए कंसिडर होगा। मतलब जो उसका स्कोर है, मान लो कोई स्टूडेंट बैठा एग्जाम में सीईटी में, तो जो स्कोर लाया वो क्या है, बेसिकली वो जो पीटी होते थे ना, जैसे एसएससी के लिए पीटी होता था, आरआरबी के लिए पीटी होता था, आईबीपीएस के लिए, तो वो बस पीटी को कवर करेगा। ऐसा बात नहीं है क्या किया ना, मेंस और जो आगे इंटरव्यू होता है वो भी कवर करेगा, नहीं। मेंस जो होगा वो यही सब बॉडी लेगा, ठीक है। आरआरबी जो मेंस पेपर होगा, एक तो पीटी होता है, मेंस होता है, तो मेंस आरआरबी लेगा, एसएससी का भी मेंस आरआरबी लेगा, आईबीपीएस का भी जो मेंस एग्जाम होता है वो आईबीपीएस लेगा, बैंक का, ठीक है। तो ये जो सीईटी है वो सिर्फ एज अ पीटी का काम करेगा। मतलब बहुत सारे एग्जाम जो होते थे, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट कर लिया है, तो आरआरबी का भी फॉर्म भरता था, एसएससी का भी फॉर्म भरता था पीटी के लिए, आईबीपीएस का भी। अभी क्या है, बस एनआरए के थ्रू जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो एक सीईटी कराएगा, तो इस तीनों का जो पीटी है वो तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 10 पॉइंट हो गया। और पॉइंट्स देखते हैं। अब देखो ऑनलाइन मोड, जो सीईटी होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, पेपर पेन मोड नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा। 1 एग्जामिनेशन सेंटर इन 1 डिस्ट्रिक्ट। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसा मतलब प्रपोजल रखा है क्या, कि जितना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 टेस्ट सेंटर होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर। अब देखो जैसे मान लो कोई पर्सन है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, ठीक है, जैसे मान लो यूपी का है, और उसका मान लो टेस्ट सेंटर दिल्ली दे दिया, तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे बिहार से बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है अलग अलग स्टेट में या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। अब मान लो जैसे डिस्ट्रिक्ट में ही रहा, तो डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे हो सकता है, 50-60 किलोमीटर, तो वो आराम से वहाँ पे जाया जा सकता है। फाइनेंशियल बर्डन। अब देखो होता क्या है जनरली, कि जैसे देखो अप्रॉक्स 3 करोड़ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपीयर होते हैं पर ईयर। अब क्या होता है, सारे के पास तो ज़्यादा पैसा होता नहीं है, बहुतों के पास क्या होता है, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो एग्जामिनेशन हुआ, जैसे आरआरबी ने अलग लिया, एसएससी ने अलग लिया, आईबीपीएस ने अलग लिया, तो सबके पीटी के लिए क्या होता है, अलग अलग जगह जाना पड़ता है। अब जैसे गए तो क्या होता है, जाने के लिए बोर्डिंग के लिए पैसा लगता है, ट्रेन का पैसा लगता है, रिजर्वेशन का पैसा लगता है, वहाँ रुको, होटल का लॉजिंग का पैसा लगता है, खाने का पैसा लगता है, ट्रैवलिंग वहाँ जो ऑटो से जा रहे हैं उसका पैसा लगता है। मान लो कोई काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, वहाँ उसको क्या होता है, एब्सेंट मतलब छुट्टी लेकर के जाना पड़ता है। तो फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट्स पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे भी पता है सबको कि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, पैसे की थोड़ी दिक्कत तो सबको होती ही है। तो ये क्या होगा, अगर मान लो सबका पीटी एक ही हो जाए, एसएससी का, रेलवे का, आईबीपीएस का, सबका पीटी एक ही हो जाए, तो एक ही बार दिया और सबका जो तुम्हारा स्कोर आया वो सबका पीटी एक ही साथ मतलब वही वैलिड हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। 12 लैंग्वेज। अब देखो ऐसा तो देखा गया, बोला गया है कि जैसे 22 लैंग्वेज होते हैं, लेकिन क्या है जो
ऐसा मिनिस्ट्री से बोला गया है कि 12 लैंग्वेज में ये कंडक्ट किया जाएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, तो ये 12 लैंग्वेज में ये CET कंडक्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब उसमें होगा क्या, वही होगा जो जनरल पेपर होता है, ताकि जो सारे ग्रेजुएशन, सारे स्ट्रीम से जो ग्रेजुएशन किए हैं और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए बैठना चाहते हैं वो सब दे सके। स्कोर कार्ड विल वैलिड फॉर 3 ईयर्स। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अगर तुमने CET में कोई बैठा, उसने स्कोर किया, अब जैसे मान लो उसने स्कोर किया 100 में से 80, ठीक है, तो उसका जो 80 स्कोर, जैसे मान लो 2020 में मैं बैठा इस साल, तो ये 2020, 21, 22 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब देखो एक और मतलब क्लियर कर दूँ, जैसे मान लो 2020 में बैठे, वहाँ 80 लाए, 2021 में बैठे और 90 मार्क्स ले आए आउट ऑफ 100, तो देखो 90 मार्क्स जो लाए, जो बेस स्कोर है वही वैलिड होगा। वो 90 मार्क्स जो 2021 में लाए, 2021 में लाए, वो 3 साल तक वैलिड हो जाएगा फिर। तो जो बेस्ट जो स्कोर लाओगे तुम, चाहे जितना बार भी दो, तो जो बेस्ट स्कोर होगा वही मतलब एप्लीकेबल होगा, वैलिड होगा। नो लिमिट टू अपीयर बट देयर में भी एज लिमिट। अब देखो जैसे UPSC में मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं UPSC में, यहाँ पे क्या लिमिट तो नहीं है, मतलब कितना बार भी दे दो, लेकिन क्या एज का लिमिट होगा। मान लो तुम मैक्सिमम, मान लो ऐसा थोड़ी ना 30 ईयर्स क्रॉस कर गए या 40 ईयर्स क्रॉस करे तभी दे रहे हैं, मतलब अगर एज तुम्हारे पास है तो हर साल दे सकते हैं। जैसे मान लो एज के अंदर आ रहे, एज का रिलैक्सेशन है, तो वो मतलब इस साल दिए, अगले साल दिए, नेक्स्ट ईयर दे दिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर दे दिए। जैसे मान लो जो 10th पास किया वो 10th पास वाला CET दे देगा, जो 12th पास किया वो 12th पास वाला भी फिर दे देगा, ग्रेजुएशन वाला जैसे ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएशन करने के बाद भी CET दे देगा, वापस भी फिर दे सकता है, जब तक कि एज लिमिट है। हाँ, एज जब तक बचा हुआ है। दूसरा क्या, रिजर्वेशन इन एज। अब जैसे मान लो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, तो उनको क्या होगा, वो ज़्यादा बार अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। जो जनरल कास्ट है उनको क्या होगा, थोड़ा मतलब एज लिमिट में क्या होगा, थोड़ा रिलैक्सेशन कम मिलेगा, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, अब देखो इसको जो NRA को फॉर्म किया गया है, इसका मेन जो पर्पस क्या है, एम क्या है, फास्ट प्रोसेस हो सके। अब जैसे देखो होता है क्या है, जनरली PT हो गया, फिर बहुत दिन बाद मेंस होता है, फिर बहुत दिन बाद अगर मान लो किसी में इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू होता है। अब क्या होगा, जैसे 3 बार तुम्हें PT देना पड़ता था, SSC के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, IBPS के लिए अलग। अभी क्या है, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, एक ही बार देंगे, तो उससे क्या होगा, फॉर्म भरने फिल करने का भी पैसा क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। अब देखो कुछ स्टेट, मतलब जैसे MP बोला जा रहा है, पता नहीं जब तक कि ऑफिशियल मतलब लिखित में ना आ जाए तब तक मान नहीं सकते। कुछ स्टेट या फिर कोई जो बॉडी है, जैसे मान लो SSC है या RRB है या फिर IBPS है, वो बोल रहे हैं क्या कि कुछ पोस्ट के लिए वो डायरेक्ट CET का स्कोर कार्ड से ले लेंगे। जैसे मान लो कोई अपीयर हुआ CET में, उसने 85 मार्क्स लाया, तो हो सकता है कि जैसे 10th पास, अगर वो कोई जॉब है वो 10th पास के लिए हो सकता है उसको डायरेक्ट CET से ही ले ले, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उसको मेंस देना पड़े, उसको इंटरव्यू देना पड़े। या फिर मान लो कोई 12th पास निकाला है, कोई जॉब निकाला गया है, वो 12th पास के लिए एप्लीकेबल है, तो हो सकता है वो CET से ले ले। कुछ स्टेट भी हो सकता है क्या कि वो डायरेक्ट CET का स्कोर कार्ड देख करके अपने लोकल लेवल पे रिक्रूटमेंट कर सकता है। अभी तक ये फाइनल नहीं है, लेकिन जैसे मान लो ये सब क्या होता है कि जब वो सेंट्रल में एक बार पास हो जाता है तो स्टेट उसको क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो अभी सेंट्रल में BJP है, तो अब जहाँ जहाँ स्टेट में BJP है वो भी क्या कर लेंगे, वही CET को वैलिड कर देंगे, CET का स्कोर कार्ड। 1500 करोड़ अप्रूव्ड। अब देखो इसको मतलब जल्दी से जल्दी एप्लीकेबल कराने के लिए, और जो एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो सके, उसके लिए 1500 करोड़ रुपया अप्रूव्ड हो चुका है। मतलब 1500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रूव कर दिया है, ताकि जल्दी से जल्दी ये NRA प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाए। तो ये क्या था, मतलब समरी अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कि क्या करेगा, जो अभी तक जो बहुत सारे नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए PT होते थे, जैसे SSC में, RRB में, IBPS में, बैंकिंग के लिए, तो सबको हटा करके एक CET ले लेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड होगा, 12 लैंग्वेज में होगा, साल में एक बार
उसमें मतलब एक बार कंडक्ट किया जाएगा और उसका स्कोर कार्ड 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा, नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए है। और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बोला गया है कि टेस्ट सेंटर होगा, जिससे क्या हो फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट्स पे थोड़ा कम पड़ सके। तो यहाँ पे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। 9 से लेकर 12 तक का फिजिक्स के भी बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और मैं करूँगा। और अभी तक चैनल को शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।